नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। मुल्क में सियासी जो सूरत हाल चल रही है उसमें वही जो ताउन अदम कोऑर्डिनेशन का जो मसाला है वो बरकरार है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया है। उसमें एक मरतबा फिर वो अपोजिशन पे चढ़ दौड़े हैं और उनका ये कहना था कि अपोजिशन जमातें सिर्फ पैसा कमाने के लिए सियासत में आती हैं, वो लोग आवाम की खिदमत नहीं करती, उनका जज्बा नहीं है और यही वजह है कि वो हुकूमत पे तनकीद करती हैं। ये जब से ये कोरोना का मसला आया है, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म आए, अपनी तकरीर झाड़ के चले गए, अपोजिशन वाले नाराज़ हो गए, वो भी उठ के चले गए। वहाँ जो सिफारिशात दी गई हैं उसमें कोई उसका भी कोई नतीजा कोई सामने नहीं आया, लोग अभी भी परेशान हैं। तो आज हमने ये सोचा कि दोस्त जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, शाकिर सोलंकी सीनियर सहाफ़ी हैं दुनिया टीवी में, उसके अपने एक यूट्यूब चैनल भी SNN के नाम से चलाते हैं और तकरीबन पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम नून, वो ये सियासी जमातें सारे इसकी बीट हैं, वो उसको कवर करते हैं। तो हमने आज ये दिन में जब ये बात डिस्कस की कि ये इतना कौमी बहरान चल रहा है मुल्क में और उसके बावजूद भी सियासी जमातें एक लाइन पे नहीं है, तो इसका आवाम को रिलीफ कैसे दे सकेंगे, आवाम को इस बहरान से कैसे निकाला जाएगा। तो शाकिर, वेलकम हमारे प्रोग्राम में आने के लिए मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं पॉलिटिकली वो खुल के अपनी नाजरीन को ये बताएंगे कि मुल्क में सियासी जमातों का मसला क्या है, हुकूमत का क्या मसला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब इस मरहले पे दोबारा उसकी अपोजिशन जमातों पे तनकीद करने की वजह क्या है। तो आइए नाज़रीन सुनते हैं शाकिर सोलंकी साहब से। जी शाकिर। देखिए कुर्बान साहब, थैंक यू सो मच। शुरू से वजीर आजम इमरान खान का एक मसला रहा है अना का, कि वो समझ रहे हैं कि शायद मैं ही एक ऑनेस्ट आदमी हूँ पाकिस्तान में, बाकी तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल जमातें हैं, वो करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं। इन्होंने दो मरतबा, तीन मरतबा मुल्क में हुकूमत की है, इन्होंने मुल्क की खजाना लूटा है, करप्शन की है। और PTI की हुकूमत जो हम कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हालांकि इनमें बहुत खामियां हैं, कौल और फ़ैल में तजाद हम देख रहे होते हैं। वजीर आजम जब ये कहते हैं खुद कि जब तक हुकूमत अकेले कोई एक जमात कुछ नहीं कर पाएगी, पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, जब ये बात आप खुद कह रहे हैं तो फिर अपोजिशन ने आपको तजावीज़ दी हैं और वो काबिले अमल तजावीज़ हैं। ऐसी भी नहीं है तजावीज़ के नाकाबिले अमल हो या कोई नुकसानदा हो कौम के लिए या हुकूमत के लिए। क्या ये तजवीज़ गलत है कि पार्लियामेंट्री मॉनिटरिंग कमेटी कायम होनी चाहिए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लोग होंगे? वो ये मॉनिटरिंग करेगी कमेटी कि भाई फंड कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, वो खर्च किस तरह हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। क्या ये तजवीज़ गलत है? क्या ये तजवीज़ अपोजिशन की गलत है कि डॉक्टर्स को, मेडिकल के अमले को हिफाजती किट्स और जरूरी जो सामान है वो मुहैया किया जाए? क्या ये अपोजिशन की तजवीज़ गलत है कि हॉस्पिटल्स में जो जरूरी अशिया हैं, जरूरी सामान है वो फराहम किया जाए? क्या ये अपोजिशन की तजवीज़ गलत है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का हर रोज या दूसरे दिन इजलास बुलाना चाहिए? वैसे भी वीडियो लिंक पर बैठना है ना, कोई सिम से या KPK से, पंजाब से, कोई इस्लामाबाद आना तो नहीं पड़ेगा किसी को। तो अपोजिशन की तजावीज़ बहुत अच्छी है। हुकूमत, अब देखें, स्पीकर ने एक कोशिश की, पार्लिमानी रहनुमाओं का 25 तारीख को इजलास बुलाया था, 25 मार्च को, और उसमें वजीर आजम भी आए, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी आए, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए, लेकिन वजीर आजम ने अपनी तकरीर कर ली। उसके बाद वजीर आजम चलते हुए और अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं सुनी, बिलावल भुट्टो की तकरीर नहीं सुनी,
उन्होंने तजावीज देनी थी, जाहिर है। तो वजीर आजम ने जब उनको अहमियत ही नहीं दी अपोजिशन के कायदीन को, तो अपोजिशन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वॉकआउट करके बाइकआउट करके चले आए, लेकिन उसके बावजूद तजावीज दी है। अब 25 मार्च को वो भी स्पीकर ने इजलास बुलाया, उसको भी सबोताज किया वजीर आजम ने। अभी तो फाफिन ने गुज़श्ता रोज रिपोर्ट जारी की है। फाफिन एक क्रेडिबल इदारा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, उसने भी ये कहा है कि वजीर आजम इमरान खान के रवैये की वजह से, उनके अना की वजह से जो कौमी इत्तेहाद है, कौमी इत्तेफाक राय है, वो नहीं पैदा हो पा रहा। 2 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो 170 ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक, तो उनकी तिजारत और मईशत के हवाले से, उसमें पाकिस्तान को मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान के हालात आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा खराब होने हैं। हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो काफी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा कहे, फाफिन कहे, तो उसके बावजूद आप कहें कि मैं सही अकेले जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं और अपोजिशन मेरे साथ, अपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो मेरा ख्याल है फॉल्ट जो है वो हमें हुकूमत साइड से नजर आ रहा है। जी जी शाकिर, यकीनी तौर पे आपने अच्छी चीज़ों की निशानदेही की है। वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट कल आई है, उसके सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एशियन तरक्याती बैंक के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, IMF के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी दुनिया में जो मुआशी सूरत हाल है इस पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है और ये निशानदेही की है कि पाकिस्तान में जो GDP की ग्रोथ है वो भी जो एक्सपेक्टेड है उससे 100%, तकरीबन 100% कम रहेगी। मतलब कि 2.5% से ज़्यादा एक अंदाज़ा था, अब 1 पॉइंट समथिंग GDP ग्रोथ होगी। तो ये मुश्किलात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी को क्या, आपको या किसी दोस्त को जो जाहिर है आप पॉलिटिशियन के साथ भी उठते बैठते हैं, जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ, किसी को बात ये समझ में आ रही है कि ऐसी सूरत हाल के बावजूद भी वज़ीर आज़म का आखिर मसला क्या है कि अभी इस हालात में वो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाए, जब लोग के घरों में भूख है, उनका चूल्हा नहीं जल रहा, उनकी बिल देने की सूरत हाल खराब है, जो घर किराए पे लोग हैं वो लोग परेशान हैं, खाने के लिए परेशान हैं। तो ये आखिर वज़ीर आज़म या हुकूमत, फिर वफाकी हुकूमत चाहती क्या है? क्योंकि वफाकी हुकूमत के इस रवैये की वजह से दूसरे सूबों में, सूबाई हुकूमतों में भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। वहाँ भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। कुर्बान साहब, बात यह है कि वजीर आजम का हमने, आपने, सब ने नोट किया है, हम तबसरे भी करते रहे हैं, आपस में डिस्कस भी करते रहे हैं, नोट भी करते रहे हैं, अना का मसला है। वजीर आजम जिस नारे की बुनियाद पर वोट लेकर आए थे कि करप्शन का खात्मा करूंगा और ये करप्ट लोग हैं, ये करप्ट पार्टियां हैं, तो अब भी वो उसी नुक्ते पर मौजूद हैं, खड़े हैं, और वहां से वो उतरने के लिए अना के उस जो पहाड़ पे चढ़ गए हैं, तो वहां से उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब अपोजिशन के साथ वो बैठना अपने लिए अपना सियासी नुकसान समझ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन हमेशा मजबूरी होती रही है हर हुकूमत की। आपने तो देखा होगा मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट में जिस तरह रवैया अपनाती रही है, अपोजिशन अगर नाराज होती है उनको मनाना पड़ता है। ये तो जबरदस्ती अपोजिशन को आप एल मुझे मार, जबरदस्ती अपोजिशन को मत्थे जाके लगते हैं हुकूमती जो वज़रा है हमारे, तो इनको परवाह नहीं है। इनको प्लेट में जिस तरह बनी बनाई हुकूमत मिली है, जब आपको प्लेट में आप सोना चम्मच मुंह में डाल के पैदा होंगे तो आपको कदर नहीं होगी चीजों की। इनको हुकूमत की कदर नहीं है, ये शायद समझ रहे हैं कि हुकूमत तो हमारी है ही नहीं, हुकूमत किसी और की है, अगर जाती भी है तो हमारा क्या नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है ये PTI की एक सोच है। तो अभी तो हालात ऐसे खराब है कुर्बान साहब, मैं बताऊं आपको, अभी अपोजिशन ने जो स्पीकर ने इजलास बुलाया है, इजलास बुलाया है, पार्लिमानी कमेटी जो बनाई है स्पीकर ने, वो 25 मार्च को पहला इजलास बुलाया था, उसके बाद अब परसों इजलास बुलाया है, यानी 6 अप्रैल को। आप इसमें से सीरियसनेस का अंदाजा कर सकते हैं
کہ 25 مارچ سے 6 اپریل یعنی 11-12 دن کے بعد اس پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر ہر آئے دن ہر 1 گھنٹے کے بعد نئی نئی ڈیولپمنٹ، نئی نئی صورتحال موجودہ کرائسس میں اس وبا کے پیش نظر پیدا ہو رہی ہے، لیکن اجلاس پارلیمانی کمیٹی کا 11 دن کے بعد بلایا جا رہا ہے اسپیکر کی جانب سے، تو یہ بھی سیریسنس کا اس میں سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اپوزیشن نے تو یہ پہلے فیصلہ یہ ڈسکس کر رہی تھی اپوزیشن کے اس کا بائیکاٹ کریں کیا کریں، مولانا فضل الرحمان نے 2 دن پہلے شہباز شریف سے بھی رابطہ کیا تھا اور اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ کیا کریں، لیکن اب میری کچھ دیر پہلے ہی مولانا اسد محمود جو ہے ان سے رابطہ ہوا ہے، جو جے یو آئی اور ایم ایم اے کے پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اس اجلاس میں جائے گی 6 اپریل کو جو اسپیکر کا پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہے اس میں ہم جائیں گے مطلب ویڈیو لنک پر شرکت کریں گے، لیکن ہم اسی لیے شرکت کریں گے کہ اسپیکر سے یہ معلوم کر سکیں کہ ہم نے جو تجاویز دی تھی 25 مارچ کو ان تجاویز پہ حکومت عمل کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس پارلیمانی کمیٹی کو پارلیمانی مانیٹرنگ کمیٹی کا درجہ دیا جائے گا یا نہیں، تو یہ پوچھنے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے اپوزیشن جائے گی۔ اپوزیشن فی الحال بائیکاٹ نہیں کر رہی، اس لیے کہ اپوزیشن کے سر الزام نہ آئے کہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا، تو اپوزیشن اس اجلاس میں بھی جائے گی اور یہ بھی احتجاج کرے گی کہ 12 دن کے بعد اجلاس بلانے کا کیا فائدہ ہے، جب ڈیلی ڈیولپمنٹ نئی نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو آپ ڈیلی نہیں بلا سکتے، تو دوسرے تیسرے دن ہفتے میں 2 اجلاس بلا سکتے ہیں تاکہ ان کو پارلیمانی کمیٹی کو بریف بھی کیا جا سکے اور پارلیمانی کمیٹی کے ممبران اپنے اپنے طور پر جو ان کی انفارمیشن ہے، ان کے علاقوں کے بارے میں، ان کی جماعتوں کے بارے میں، وہ پارلیمانی کمیٹی کو آ کے ریکارڈ کرائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ یوٹیلٹی اسٹورز جو ہیں ملک بھر میں، وہاں پر امداد، لوگوں کو امداد بانٹنے کے لیے جو اپوزیشن کی جماعتیں یوٹیلٹی اسٹور سے سامان لینے آ رہی ہیں تو ان کو یوٹیلٹی اسٹور سامان نہیں دے رہے، صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو سامان دیا جا رہا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو بتایا ہے، اور آج مجھے مولانا اسد محمود نے یہ بتایا کہ ہم نے ڈی آئی خان کے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھا کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو امداد بانٹنے کے لیے پیسوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یوٹیلٹی اسٹورز پر سامان مل رہا ہے، شاکر اپوزیشن کو اور جی ہمیں نہیں مل رہا، تو وہی خط وہ ڈپٹی کمشنر کو لکھا گیا خط پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں نے چیف سیکرٹری کے پی کے کو بھیج دیا ہے، اور وہ بطور چارج شیٹ ڈپٹی کمشنر کے خلاف کہ یہ دیکھیں ڈپٹی کمشنر جو ہے اپوزیشن کے لوگوں کو سامان بیچنے کے لیے ہدایات دے رہا ہے۔ تو یہ مطلب پی ٹی آئی اگر اس طرح کرے گی، آپ نے ٹائیگر فورس اپنے طور پر اناؤنس کر دیا، اس میں آپ کے پہلی جو ممبرشپ، مجھے تو قربان صاحب یہ خدشہ ہے، یعنی یہ میرا شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اپنی ممبرشپ آلریڈی ہے اسی کو ہی نہ یہ ٹائیگر فورس ڈکلیئر کر دے۔ اب کہہ رہے ہیں 3-4 لاکھ ٹائیگر ہو گئے ہیں، ریکارڈ ہو گئے ہیں، جبکہ اپوزیشن مسترد کر چکی ہے۔ آپ جب ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پر، پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پر کوئی فورس اناؤنس کریں گے تو اس میں پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا یا جے یو آئی کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ کیوں جائے گا، نوجوان کیوں جائے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جائیں گے، اور جب پی ٹی آئی کے لوگ جائیں گے ٹائیگر فورس میں، وہ بانٹیں گے تو اپنے لوگوں کو بانٹیں گے، وہ جے یو آئی کے یا پی پی یا نون کے لوگوں کو کیوں دیں گے؟ یہ بہت سارے ان کی شفافیت برائے نام ہے، صرف دعوے ہیں، اور عملاً جو ہے وہ کام نظر نہیں آ رہا وفاقی حکومت کا۔ سندھ حکومت نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا تو وزیر اعظم ہی تھے، مخالفت کرتے رہے، مسلسل مخالفت کرتے رہے، اور سندھ حکومت نے، آپ نے دیکھا کہ جب سندھ میں 250 کے قریب کیسز آ چکے تھے، پنجاب میں ایک کیس نہیں تھا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ چیخ رہے تھے کہ بھائی پنجاب میں بہت زیادہ کیسز آ چکے ہیں، چیک تو کراؤ، جب چیک کیا تو پنجاب آگے نکل گیا ہے، تو سندھ کو اب سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ بہت اچھی معلومات ہے آپ دے رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں ہمارے ناظرین صاحب۔ میں مختصر ایک آدھے جملے میں، اگر یہ سیاسی جماعتوں میں وہ حکمران ہوں اپوزیشن کوارڈینیشن کوئی نہیں بنتی، لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا، تو ملک میں آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
कुर्बान साहब, लोग निकलेंगे। आज मैं आपको बताऊं, ये शहर में, आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, मैं भी इस्लामाबाद में रह रहा हूं, हमारे मोहल्ले में मार्केट्स खुली हुई हैं, ये जाहिर है वफाकी दारुल हुकूमत है। लेकिन जो दूर दराज के एरियाज हैं, जो देही इलाके हैं, वहां से शहरों तक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। तो देही इलाकों में जो छोटे छोटे दुकान हैं, उन पे राशन खत्म होता जा रहा है। लोगों को, देही इलाकों में लोग भूख मरना शुरू हो गए हैं। ये बेजार होके लोग बाहर निकलेंगे और हुकूमत को, अपोजिशन को इस पर कम से कम सोचना होगा। जी। बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी, आपने हमें टाइम दिया, हमारे नाजरीन को अपडेट किया जो भी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। शाकिर ये कहना है कि अगर हमारे सियासी क़यादत ने आँख नहीं खोली, लोगों को रिलीफ नहीं दिया, उनके लिए जो है इकदाम नहीं उठाए, तो लोग निकलेंगे, जो कोई अच्छा अमल नहीं होगा। तो ये हमारी ये हमारा प्रोग्राम है, इसको देखते रहें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें।